वास्तु के नाम पे लोगों को डराने का भी काम हो रहा है क्या? अगर हम घर बनाते हैं हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये घर वास्तु के हिसाब से बना है, इसमें आपकी ऐसे ऐसे तरक्की होगी। कुंडली और एक होती है वास्तु, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर? 3 पार्ट होते हैं वास्तु के, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और लक। दोनों चीजों में से कौन सी ज्यादा इम्पैक्टफुल है? अगर मेरा वास्तु खराब है और कुंडली सही है तो ज्यादा अच्छी कंडीशन है, या फिर मेरी कुंडली खराब है और वास्तु ठीक है तो ज्यादा अच्छी कंडीशन है? कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर हम देखें तो वास्तु जो है वो ज्यादा प्रभावी है। वास्तु के पास तो पावर है कि वो आपकी एस्ट्रोलॉजी आपके ग्रहों के प्रभाव को बदल दे। एस्ट्रोलॉजी के पास पावर नहीं है कि आपके वास्तु के प्रभाव को बदल दे। घर के अंदर चेस्ट कैंसर होने की संभावना है। प्रकृति बड़े क्रूर नियम है इसके, ये आपको बख्शेगी नहीं सर। वास्तु अच्छा है आप फले फूलेंगे, वास्तु खराब है आप धराशायी हो जाएंगे। बेसमेंट में गाड़ी है और घर आपका नॉर्थ में है और गाड़ी आपकी साउथ में है, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका एक्सीडेंट ना हो। तो सर आपकी बात माने तो हमारे कर्म से भी बड़ा वास्तु है। हाउस देख के बता देते हैं कि जी आपके यहाँ का एक बंदा जेल में है। अगर एक अच्छे परिवार में जब बच्चा जन्म लिया और वो क्रिमिनल हो गया, वो डेफिनेटली साल 2 साल में चेंज हो जाएगा। एक गरीब आदमी वास्तु के नियमों को और वास्तु एक्सपर्ट्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है? जितना बड़ा मर्जी महल हो, अगर उसने बेसमेंट बना दी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अल्टीमेटली विनाश तो निश्चित है। हम मृत्यु तक बता सकते हैं कि मृत्यु किस किस दिन किस किस टाइम पे हो सकती है। सोशल मीडिया पे उसने कहा भाई मैं तो बहुत महंगा वास्तु एक्सपर्ट हूँ, करोड़ों मेरी फीस है और मैंने जो जो किया आज तक बहुत बढ़िया किया। वास्तु का रोल होता है कि बच्चे शादी नहीं कर रहे या नहीं हो रही। जो वैज्ञानिक हैं वो वास्तु को कहते हैं भाई फेक साइंस है। आज नासा हमारे जितने हमारे एफएमरीज हैं सारे यूज करता है। पंचांग के हिसाब से वो अपने सैटेलाइट उस डायरेक्शन में और उतने बजे छोड़ता है। वास्तु है ये सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित है, घर तक सीमित है, या फिर इसके जरिए मैं स्टॉक मार्केट में भी सफलता हासिल कर सकता हूँ? जिस घर में दीमक लग गई उस घर में उसके जीवन में दीमक लग गई। तांत्रिक भी क्लेम करते हैं कि भाई वास्तु एक्सपर्ट को छोड़ दो, वास्तु दोष तो मैं ठीक कर दूंगा। नहीं कर सकते, उनके फरिश्ते नहीं कर सकते, वो तो क्या चीज। देखिए आपके घर का टॉयलेट और किचन की गलत प्लेसमेंट पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह है। किचन साउथ में है तो पति पत्नी क्या है, वो सबके बीच में झगड़े का कारण है। तो वास्तु सम्मत घर में मैं रह रहा हूँ, उसके अच्छे परिणाम मुझे जल्दी मिलेंगे, या मैं खराब वास्तु वाले घर में रह रहा हूँ उसके नुकसान जल्दी मिलेंगे? नुकसान नुकसान नुकसान। ना जन्म पत्री चाहिए, ना आपका भाग्य माथा चाहिए, ना हाथ हैंड रीडिंग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घर का नक्शा बनाएं और हमसे पूछें। तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां अखबार बनी हुई हैं। जी हाँ, तो खामोशियों को चीरते हुए सफलताओं के नए सोपान हम और आप मिलके साथ साथ चढ़ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि सफलता की इस राह में आप हमेशा हमारे साथ हैं। और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्यार और शिद्दत के साथ आप ये रिश्ता निभा रहे हैं वो वाकई कमाल का है। तो एक बार फिर से इस रिश्ते को एक नया रंग देंगे, एक नई उम्मीद देंगे, नई ऊर्जा देंगे, और नई उम्मीदों के आकाश में मैं और आप साथ साथ उड़ेंगे। और हम उड़ेंगे और हमें कौन उड़ाएगा ये मैं आपको बता दूं। तो मेरे साथ है आज वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत आपका घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर पता नहीं क्या बात है, मैं इंस्टा खोलता हूं तो आप दिखते हैं, मैं यूट्यूब देखता हूं तो आप दिखते हैं, मैं फेसबुक खोलता हूं तो आप दिखते हैं। सर पूरी मार्केट कैप्चर कर लिया आपने तो। सर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों का प्यार है, उन्हें पसंद आए वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर। सर औरों को भी थोड़ा थोड़ा चलने दीजिए, लोग शिकायत करने लगे। सर आप जब होते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। हमारे जीवन को 2 चीजें लगभग लगभग बताती हैं, एक होती है कुंडली और एक होती है वास्तु। दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर? वैसे तो मैं बता दूं आपको, जो कुंडली है वो वास्तु का पार्ट है। वास्तु 3 पार्ट होते हैं वास्तु के, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और लक, यानी टाइम। तो जो टाइम है उसका प्रतिनिधित्व करता है एस्ट्रोलॉजी। तो हम जब डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो वास्तु का पार्ट हो जाता है, और जो एस्ट्रोलॉजी है वो टाइम का पार्ट हो जाता है।
तो अल्टीमेटली दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से अलग नहीं कर सकते। जी। ठीक है सर, लेकिन सर दोनों चीजों में से कौन सी ज्यादा इंपैक्टफुल है? अगर मेरा वास्तु खराब है और कुंडली सही है तो ज्यादा अच्छी कंडीशन है, या फिर मेरी कुंडली खराब है और वास्तु ठीक है तो ज्यादा अच्छी कंडीशन है? कुंडली ठीक हो या ना हो, हम्म। वास्तु ठीक होना चाहिए। अच्छा। तो वास्तु ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत एस्ट्रोलॉजी के। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? आपने एक अपना कवच बनाया, जो उसे कवच ही बोलते हैं शायद, जो लड़ाई में इस्तेमाल करते थे, जी। पहनते थे, लोहे का होता है बना हुआ। तो आपने वो बनाया, और जो बनाने वाले ने क्या किया, उसमें जगह जगह कहीं कहीं से कीलें निकाल दी, कहीं से कुछ अंदर बाहर कर दिया, कुछ कर दिया, और आपने पहना, और पहन के बाहर वाला तो आपको दुखी तब करेगा जब करेगा, आप उसको पहनते ही आप दुखी होने लगे। तो ये आपका वास्तु था कि वो आपको कहीं कभी यहाँ से चुभ रहा है, कभी यहाँ से चुभ रहा है, कभी गर्दन टेढ़ी कर दी, कभी कुछ कर दिया। ये आपका वास्तु था। अब क्या होगा, अगर उसमें कहीं सुराख है, कहीं से लीकेज है, कहीं से कुछ है, तो बाहर से जो ऊर्जाएं आ रही हैं आपको हिट करेंगी। आप ये समझ लीजिए शत्रु के भाले, तलवार, ये आपको हिट करेगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में अगर हम देखें तो वास्तु जो है वो ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत एस्ट्रोलॉजी के। वास्तु के पास तो पावर है कि वो आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपके ग्रहों के प्रभाव को बदल दे। एस्ट्रोलॉजी के पास पावर नहीं है कि आपके वास्तु के प्रभाव को बदल दे। तो इसलिए वास्तु जो है ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन सर कई वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई हम घर में जाते हैं और पूछते हैं भाई दिक्कत क्या है, लेकिन डॉक्टर महेश गुप्ता जब वास्तु विजिट करते हैं तो कहते हैं चुप हो जाओ, मैं खुद बताऊंगा। सर ऐसे कैसे? नहीं सर, अगर देखिए, आपने पहले भी देखा होगा कि हकीम हुआ करते थे, वो आपके नब्ज पकड़ के बीमारी बताते थे। तो सेम यही प्रोसेस है कि हम आपका घर देखेंगे, आप हमें कुछ नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। उसका कारण घर है। अब कोई ऐसी समस्या है जिसका कारण घर ना हो, हम नहीं पकड़ पाए, तो आप बताइए ना, हम उसका भी बताएंगे वो क्यों है, उस समस्या का भी कारण आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज हम घर देख के हम समस्या बताएंगे। अभी हम गए एक जगह, तो जब वहाँ पहुँचे हम, तो हम बैठे, सब सारा घर हमने देखा, देखने के बाद हम बैठ गए। तो हमने उनसे कहा जी आपके जो बैक साइड पे है वहाँ बेसमेंट है। कहते नहीं जी, हम यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पीछे वाले घर में बेसमेंट और हमें ना पता हो। मैंने कहा जी नहीं, आप पता कीजिए। उन्होंने फ़ोन किया, जब फ़ोन किया उन्होंने, तो उनको पता चला कि उसमें बेसमेंट है। और दूसरी बात हमने उनसे पूछी कि जी आपके घर में लीवर की समस्या किसी को है? वो किसको है? तो कुछ देर तो चुप रहे सब। तो मैंने उनके फादर से कहा, मैंने कहा जी आपको है, क्योंकि वो उस जोन में सो रहे थे जहाँ पे ये प्रॉब्लम पॉसिबल थी। तो फिर उनकी बड़ी बहू थी, उसने बोला कि जी मेरे हस्बैंड को है, जबकि वो सेम दोनों एक ही जोन में सो रहे थे। तो उस जोन में सोने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसी स्थिति सामने आई। तो इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमने एक एक आदमी के बारे में बताया कि जी ये आदमी ऐसा सोचता है, ये आदमी ऐसा सोचता है, ये आदमी ऐसा सोचता है, ऐसे रिएक्ट करता है, घर का माहौल ये है। तो हमें सर बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप हमें बताएं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हम बताएंगे ना सर। अगर हम डॉक्टर हैं किसी चीज़ के, तो हमें बताने दीजिए ना, हमें इलाज कैसे करना है ये हमने समझना है। तो हमारे साथ रोज़ ऐसे केस होते हैं, रोज़ ऐसे केस होते हैं। तो अभी हम एक जगह और गए, तो जब हमने उनको बोला कि जी आप मकान छोड़ दीजिए, तो बड़े अचंभित कि इतनी बड़ी कोठी, इतनी शानदार कोठी, विशाल कोठी हमने बनाई हुई है, और इन्होंने 1 मिनट में कह दिया छोड़ दीजिए। सही बात है। कहते जी कारण तो बताइए, क्यों छोड़ दें। तो हमें कुछ संकोच भी होता है बोलते हुए, ऐसी दर्दनाक स्थिति को बोलना। तो हमने बोला उनको कि जी इस घर के अंदर चेस्ट कैंसर होने की संभावना है। तो किसी को ऐसा कभी हुआ? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, हमारी मदर इन लॉ को ऐसा हुआ। और मैंने कहा कोई इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ? कहते हैं हाँ जी हुआ। तो हमने ये भी बताया कि उस बच्चे को भी चेस्ट प्रॉब्लम है। तो सर ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम अंदर भी नहीं गए थे घर में, कि हम अंदर जाएं, कोई बाथरूम देखें नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है कहाँ नहीं, जैसे आजकल फंडे चल रहे हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं सर, घर के बाहर से ही हमने उन्हें बता दी थी बात।
हम अंदर जा नहीं रहे थे, वो हमें ज़बरदस्ती ले गए कि जी अंदर आइए तो सही। तो इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है सर, हम मैक्सिमम बता देते हैं। और उसमें क्या होता क्या है, कई बार हम आदमी कहता है जी मेरी एक एक छोटी छोटी घटना बताएं, नहीं सर वो नहीं होती, हम ये बताएंगे मेजर आप चीज़ आपको बताएंगे कि आपके यहाँ ये डैमेजेस हैं इस घर में और उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं, पैसा वापस ना आना, बड़ी सारी स्थितियाँ हमें पता लग जाती हैं घर देख के। तो हम जब एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ लिख देते हैं कि ना जन्म पत्री चाहिए, ना आपका भाग्य माथा चाहिए, ना हाथ हैंड रीडिंग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घर का नक्शा बनाएं और हमसे पूछें। तो सर ये प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब आप समझ लीजिए 77-80 से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आज निपुणता आ गई है जी। लेकिन सर जो वास्तु वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हिंदुत्व में है, हिंदुइज्म में है, या फिर ये क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम समुदाय है वहां भी वास्तु को फॉलो किया जाता है? सर आप ऐसे समझें कि सूरज की लाइट क्या किसी में भेदभाव करती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव करती है? पर आस्थाएं सर, आस्थाएं करती है ना मैटर। आस्था तो मैटर ही नहीं रखती जी, आस्था का कोई मोल नहीं है। प्रकृति आपकी भावनाओं को नहीं समझती। प्रकृति बड़े क्रूर नियम है इसके, ये आपको बख्शेगी नहीं सर। आप कूद जाए ना बिल्डिंग से भगवान का नाम लेके, आप अपनी आस्था से कूद जाएं कि मैं बच जाऊंगे, नहीं बचेंगे। आप आग में कूद जाइए, जलेंगे, ये नहीं बख्शेगी सर। तो प्रकृति के नियम बड़े क्रूर हैं और ये प्रकृति वास्तु जो है ये प्राकृतिक नियमों पे टिका हुआ है। तो इसलिए आप जो है कैसे कर रहे हैं, आपने कैसे अपना वास्तु निर्माण किया है, आप देखिए हम क्या करते हैं, पहले अपना वास्तु निर्माण करते हैं, उसके बाद वो हमें हैंडल करता है। अल्टीमेटली हमें उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है। वास्तु अच्छा है आप फले फूलेंगे, वास्तु खराब है आप धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए सर वास्तु ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ये कहे कि जी मेरे ऊपर असर नहीं होता, उस पर असर होता है। हर जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी किसी लेवल का, पशु पक्षी, सबके ऊपर वास्तु असर कर रहा है। आप नोटिस करेंगे अगर आपके साउथ में बालकनी है तो साउथ में आपके आके कबूतर आएगा, चिड़िया आएगी, वो अपना घोंसला बना लेंगे। साउथ में ही क्यों? आपके नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। नॉर्थ में क्यों नहीं आते जी, साउथ में ही क्यों आते हैं? आपका वास्तु है, आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, हर पशु पक्षी पे इम्पैक्ट आएगा। आपके यहाँ मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि जी हमारे गाय मर जाती हैं, हमारे पशु पक्षी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं जी? यस, हम ठीक करते हैं ना, उसके बाद क्यों नहीं मरते? ये हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है वास्तु का। वास्तु ऐसा नहीं कि स्पेशल किसी के लिए वास्तु बना हुआ है। ये वास्तु तो सबके ऊपर असर करता है, वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, छोटा हो बड़ा हो, जो जीव है उस पर वास्तु काम करता है। और जीव तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट है उस पर वास्तु काम करता है। अच्छा, आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक अलमारी रखिए, आप उस अलमारी को बेसमेंट में रख दीजिए, कुछ दिन बाद निकालिए, आपको मरी हुई सी लगेगी, ऐसे उसमें जान ही ना रही हो, उसके रौनक खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर से उसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी, डल डल सी लगेगी। उसी को आप ऊपर रखिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ बेसमेंट ना हो, सालों साल तक चमकती हुई मिलेगी। आप करके देख लीजिए। और किसी के बेसमेंट में जाइए, जितना सामान आपको पड़ा मिलेगा सारा ऐसे लगेगा जैसे सब मर गया हो, उसमें प्राण ही ना रहे हो। और ऊपर आप लेके आइए, उसमें सजीव सा लगेगा। तो आप अपने आप देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट जो इस संसार के अंदर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वास्तु काम करता है। लेकिन सर ऑलमोस्ट गाड़ियां तो बेसमेंट में ही रहती हैं क्योंकि पार्किंग होती है, लेकिन गाड़ियां तो चलती हैं। गाड़ियां चलती हैं, पर आप कितने टाइम चलती हैं? और देखिए गाड़ियां चलती हैं, उनकी मेंटेनेंस चेक कर लीजिए, उनके सिस्टम चेक कर लीजिए। अगर आपका बेसमेंट में गाड़ी है और घर आपका नॉर्थ में है और गाड़ी आपकी साउथ में है, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका एक्सीडेंट ना हो, सवाल पैदा नहीं होता आपकी मेंटेनेंस ना हो। रोज गाड़ी किसी ना किसी बहाने खड़ी हो जाएगी, हो गई मैंने नहीं चलना, मुझे मत चलने दो, आप जबरदस्ती करेंगे, वो आपको रिएक्ट करेगी। तो सर ये तो हर जगह है। और बेसमेंट में आप जाएंगे आपको उदासीनता मिलेगी, आपको ठहराव सा मिलेगा, वहाँ हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। किसी भी बेसमेंट में चले जाइए, और मैक्सिमम घरों की बेसमेंट खाली पड़ी है, यूज़ ही नहीं होती। लोग बनाते बड़े चाव से हैं जी, उसमें हम होम थिएटर बनाएंगे, उसमें ये बनाएंगे, उसमें वो बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाता सर, सब वैसे की वैसी रह जाती हैं। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है कि एक के ऊपर वास्तु असर करता है, एक के ऊपर नहीं करता, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ पे असर कर रहा है।
तो सर आपकी बात माने तो हमारे कर्म से भी बड़ा वास्तु है। कह सकते हैं सर। देखिए, क्या आपने घर बनाया, खराब बना लिया, आप दुष्कर्म करिए बिना रह ही नहीं सकते, वह आपसे दुष्कर्म कराएगा। हम हाउस देख के बता देते हैं कि जी आपके यहाँ का एक बंदा जेल में है, अच्छा। आपके यहाँ का एक बंदा क्रिमिनल है। अब अगर आप किसी क्रिमिनल को दे दीजिए, आप किसी ऐसे आदमी को दे दीजिए जो दुर्बुद्धि हो, उसको बढ़िया वास्तु दे दीजिए ना, आप देखिए कैसे चेंज होता है। अब चेंज होता है, जीन्स होते हैं हमारे कई सालों से, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका काम ही क्राइम करना है, अब वो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हाँ, उनको टाइम लग सकता है। अगर एक अच्छे परिवार में जब बच्चा जन्म लिया और वो क्रिमिनल हो गया, वो डेफिनेटली साल 2 साल में चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसी अवस्था है, अगर आप इसका वास्तु को सही तरीके से दुरुस्त करके चलते हैं तो कोई शक नहीं किसी तरीके का कि आपको इसका प्रभाव ना मिले। तो सर वास्तु के नाम पे लोगों को डराने का भी काम हो रहा है क्या? देखिए सर, ऐसा होता है, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ना आजीविका कमाना बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी चाहता है फटाफट आ जाए, और उसकी नीड्स भी ऐसी होती हैं कि फटाफट यार मुझे कल नीड्स है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। अब वो एक सिंपल वे ढूंढता है कि जी कोई आसान सा रास्ता मिल जाए और मैं अपना काम कर लूँ। अब वो किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, आप वास्तु ले लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजर ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसमें वो डरा के पैसा निकालेगा। डराओ, फटाफट आदमी डर जाएगा। तो मंदिर ले लीजिए, मंदिर में आप जाएंगे, वहाँ पे पंडित कहेगा आप ये मंत्र जाप करा लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। वो कहेगा यार कर दे यार, बोल क्या खर्चा है। वो 50 पैसे 1 रुपया जो भी मंत्र का होता है वो अपना लेगा, कर देगा। तो ये जो जितने ये गेम हैं सारी डर की हैं। एक वो कहावत है ना जी कि अगर खोने का डर और पाने की चाहत ना होती तो ना प्रार्थना होती ना भगवान होता। तो आदमी 2 ही वजह से सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भागता है कि कहीं मेरे पास जो है वो चला ना जाए और मेरे को और मिल जाए। तो इसलिए सर ये जो वास्तु है अपने आप में परिपक्व है, अगर आप इसके साथ सहारे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अचीव होगा। लेकिन सर कई लोग कहते हैं ये देखिए जो वास्तु के नियम है ये बड़े अमीर लोगों के चोचले, गरीब आदमी के पास तो खाने के पैसे नहीं है, सिर पे छत नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी वास्तु के नियमों को और वास्तु एक्सपर्ट्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है? जरूरत नहीं ना सर। आपको वास्तु अगर गरीबी है तो आपको अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गरीबी के भी लेवल हैं, अमीरी के भी लेवल हैं, और मीडियम क्लास के भी लेवल हैं। तो जो बहुत गरीब होते हैं तो उनका वास्तु ख़राब होता है, इसलिए वो बहुत गरीब होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ तक देखा है जो थोड़े से बेटर होते हैं, गरीब होते हैं पर उससे अपर क्लास को अगर हम ले लें, वो बहुत बढ़िया होते हैं, बड़े सुकून में रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर घर में आपके मेड आती हैं, कोई आती हैं, आप नोटिस करोगे कि वो ज़्यादातर लोग सुकून में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो कच्चे घरों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, और जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं उससे बढ़िया वास्तु नहीं हो सकता। आप कहीं चले जाइए जहाँ मैदान में लोग झोपड़ी बना के रहते हैं ना, आप ज़रा उनकी दिनचर्या देखिए। उनके पास पैसा है, कारें हैं। आपने सड़कों के किनारे देखे होंगे बंजारे, कच्ची झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। अब उनके पास कारें, मोटरसाइकिलें, सब कुछ है उनके पास, बहुत पैसा है, और वो बड़े सुकून में, बड़े शान शौकत से जीते हैं। तो वो जानते हैं इसको, इसलिए जानबूझ के रह रहे हैं? नहीं। उन्होंने क्या किया, उनका वास्तु अनजाने में बढ़िया बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपने चारों तरफ सीमेंटेड वॉल बना देते हैं, और जब सीमेंटेड वॉल देते हैं तो एनर्जी इसमें रुकना शुरू हो जाती है, पूरी एनर्जी नहीं आ पाती। और वो लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी की दीवारें या छप्पर वगैरह बना डाल के उसके अंदर रहते हैं, उसमें एनर्जी पूरी आती है। अब जब पूरी एनर्जी आएगी तो उनको एनर्जी मिलेगी और वो सुकून से रहेंगे, सुखद स्थिति आ जाएगी। वो बात दूसरी है कि वो अपने 4 पहियाँ बाहर डाली हुई हैं और उसके ऊपर लौट रहे हैं और अजीब तरीके से रह रहे हैं, पर वो सुकून में है। उनके पास, मैंने तो बड़ा नोटिस किया कि इस तरीके से लोग ये यहाँ पे सारा दिन लोहा पीटते हैं,
आप उनका शरीर देख लीजिए, आप उनके सिस्टम देख लीजिए, आप उनके पास धन दौलत देख लीजिए, आपको बड़ी हुई मिलेगी। तो ऐसा क्यों जी? हम महलों में रह के भी सुकून में नहीं, सुखद नहीं, और वो वहाँ झोपड़ी में रह के भी सुखद है। तो इसके पीछे एक ही स्थिति है कि उनकी एनर्जी। बड़े बड़े महल देखिए, अगर बेसमेंट बनी हुई है ना सर, आप समझ लीजिए कि वो सुखद स्थिति में नहीं है। जितना बड़ा मर्जी महल हो, अगर उसने बेसमेंट बना दी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अल्टीमेटली विनाश तो निश्चित है। स्लो 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 जा रहा है, जाएगा जरूर। लेकिन सर कई बार देखते हैं कि घर बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया, मतलब प्लॉट खरीदने से लेके, गड्ढा खोदने से लेके, पिलर डालने से लेके, सारे वास्तु के नियम हमने माने, लेकिन फिर भी वहां रह रहे लोग सुकून में नहीं है। ये क्या हो गया सर? सर ये वेरी करता है। आपने, आप खुद बोल रहे हैं ना कि आपने वास्तु के हिसाब से बनाया, आपने बनाया ना, मेरे हिसाब से गलत हो सकता है। हर बिल्डर ये क्लेम करता है कि जी हमारा प्रोजेक्ट वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, फिर भी लोग दुखी क्यों? कोई तो खामी है ना। तो इसी तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि आपने वास्तु के हिसाब से बनाया? हम सर्टिफिकेट देते हैं, अगर हम घर बनाते हैं हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये घर वास्तु के हिसाब से बना है, इसमें आपकी ऐसे ऐसे तरक्की होगी, और इसके अंदर हम ये भी बता देंगे इसमें बच्चे किस टाइम पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे। हालांकि हम मृत्यु तक बता सकते हैं कि मृत्यु किस किस दिन किस किस टाइम पे हो सकती है, उसकी संभावनाएं क्या है, पर वहाँ तक हम नहीं जाते। हम कम से कम ये ज़रूर बता देते हैं कि बच्चे कितने बजे पैदा होंगे, किस टाइम पैदा होंगे, और कब पैदा होंगे, और क्या बनने की संभावनाएं हैं। मान लीजिए डॉक्टर है, एक घर ये क्लेम करता है जी मेरे अंदर जो घर में रहेगा वो डॉक्टर बनेगा, एक कहता है जी पॉलिटिशियन बनेगा, एक कहता है जी मेरा एडवोकेट बनेगा, एक कहता है जी बिजनेसमैन बनेगा। ये घर बताते हैं सर। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि हम शुरू में बता देंगे कि इस घर में रहने वाला ये बनेगा, और हमें कैसे पता लगता है? हम आज घर के बाहर देखते ही बता देते हैं कि ये एडवोकेट का घर है, और अंदर जाके पता चलता है जी हाँ सभी एडवोकेट हैं। तो इसलिए सर ये जो विद्या है बड़ी अजीब सी, अचूक सी विद्या, कैसे किसने लिखी, कैसे बनाई, ये बड़ा मतलब ऐसा काम है जो हम सोच भी नहीं सकते। और आज उसका बेड़ा गर्क कर रखा है लोगों ने। वो बेवकूफ़ थे हजारों सालों में जिन्होंने ये विद्या का निर्माण किया, वो बेवकूफ़ थे। उन्होंने चौरस ग्रिड बनाई, उन्होंने गोल क्यों नहीं बना दी जी? ये आज साल 2 साल में आके इन्होंने गोल ग्रिड बनानी शुरू कर दी, किस लिए? और उसके अंदर से एक पद खा गए। तो इसलिए सर ये जो आज बिक रहा है ना समाज में, ये ऐसा बिक रहा है कि आप बजाय बनने के बिगड़ते चले जाएंगे। एक तो पेंटरों ने जो है बड़ा बेड़ा गर्क किया, हम जहाँ जाते हैं वहीं पेंटरों का किया हुआ काम मिलता है, वहीं पेंटरों का काम मिलता है। वो कहता है जी वास्तुशास्त्री बुलाया था हमने कहा जी वास्तुशास्त्री नहीं, आपने पेंटर बुलाया था, जो आके आपको पेंटर समझा गया कि यहाँ पे ये कलर कर लो, यहाँ ये कलर कर लो, यहाँ ये कर लो। सर पर इसमें जो वास्तु करवा रहा है क्लाइंट, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि नहीं उसने सोशल मीडिया पे उसको देखा, सोशल मीडिया पे उसने कहा भाई मैं तो बहुत महंगा वास्तु एक्सपर्ट हूँ, करोड़ों मेरी फीस है, और मैंने जो जो किया आज तक बहुत बढ़िया किया। ऐसे कई लोग क्लेम करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो यकीन आ जाता है सर। हाँ बिल्कुल। सामने वाला तो जो है, अगर हम स्टूडेंट कहें खाली पन्ना है, प्लेन पेपर है, अगर हम क्लाइंट कहें प्लेन पेपर है, आप जो सर्व करेंगे ले लेगा बेचारा, उसको क्या पता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, ठीक बात है, वो मारे या रखे, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम कोई भी कंसल्टेंट किसी के यहाँ जाएगा, वो विश्वास करेगा, उसको आता है नहीं आता है कैसे जज करे, उसके पास क्या क्या पैरामीटर है। तो यही है, आप छोटा सा काम करवाएं, उसकी बातों से थोड़ा जज करें, उसको टाइम दें, टाइम लें खुद भी, उसको तब जज करके तब उसके ऊपर आप विश्वास करें, तब उसे अपने यहाँ अपना काम करने के लिए बोलिए। ठीक है सर, इन्हीं बातों से जुड़ी हुई बातें होती हैं जब बच्चों को लेके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। पहले वो पैदा नहीं हो रहे, फिर पैदा हो गए, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर सर बात शादी पे भी जाती है कई बार। और कई पेरेंट्स कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आता है कि भाई डॉक्टर महेश आए तो उनसे पूछेगा कि मैं अपनी बेटी या बेटे से लगातार कह रहा हूँ शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं है, और कोई वजह भी नहीं बता रहा है या बता रही। सर ये स्थिति क्या है? देखिए हमारे सामने जो वजह आती है आज,
वास्तु की वजह तो को अगर हम अलग रख दें, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ वो कहते हैं जी शादी नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ जी क्यों नहीं करेंगे? कहते हैं जी हमने अपने माँ बाप को शादी के बाद जो देखा है ना आज तक लड़ते झगड़ते, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, इसलिए हमने छोड़ ही दिया कि हम शादी करेंगे, हमने सोचना ही बंद कर दिया। उनसे कहते हैं भाई हम कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी साथी की, किसी कंपेनियन की, वो कहते हैं जी नहीं, यहाँ सब कुछ है ना, सब मिलता है, बिना शादी के हमें बुढ़ापे में भी सब मिलेगा, हमें ऐसे भी वैसे भी। ये मैं फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ, जब उनसे बात करते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे सब इंडिया में भी ये होना शुरू हो गया, लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लिव इन में रह लेंगे, रिलेशनशिप में रह लेंगे, और तरीके से रह लेंगे, और शादी करने के लिए तैयार नहीं कि कौन पचड़े में पड़े, कौन बच्चे पाले, कौन क्या करे। तो कुछ लोगों के इस तरीके से विचार हैं। अब हम आते हैं वास्तु पे। तो ये तो थी एक विचारधारा के ऐसी ये समाज में फैल रही है। जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये एक समय सीमा में आदमी को शादी करने की परमिशन देते हैं। ओके। जब तक आपका मंगल और बृहस्पति आपके ऊपर हावी होता है, वो आपकी शादी करवा देता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके बाद आपके स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर आप चाह के भी शादी नहीं करवा पाते। हालांकि कुछ पेयर ऐसे देखे हैं जो 60-60 साल के बाद भी शादियां कर रहे होते हैं, वो दोबारा आता है, पलट के आता है, क्योंकि समय हमारा बार बार रिप्लेस होता रहता है, बार बार हर 30 साल के बाद समय आता है। तो वास्तु एक ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाती है जो आपको शादी करवाने में सक्षम है, आपके विचार बदलने में सक्षम है, आपके विचार बदल देगा, आपकी शादी करवा देगा, वो सारे काम करवाने के लिए वास्तु सक्षम है। तो कहीं ना कहीं वास्तु का रोल होता है कि बच्चे शादी नहीं कर रहे या नहीं हो रही, तो वहाँ पे वास्तु का रोल प्ले करता है। लेकिन सर शादी की बात जब हम करते हैं तो आजकल लोगों का दिल दूसरे तरीके से भी धड़कने लगा है। ये धड़कन मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी होने लगी है, और कई बार ये जो समलैंगिक लोग होते हैं, क्या इस पे भी वास्तु का इफेक्ट है, या फिर ये हार्मोन्स हैं या फिजिकल नीड्स हैं वो अलग किस्म की हैं? नहीं सर, इसमें भी वास्तु का रोल है। कैसे सर? हमें कई हॉरोस्कोप देखने को मिली। एक हॉरोस्कोप मुझे मिली, तो मैंने जब वो हॉरोस्कोप देखी, अभी तक एक ही मैंने देख पाया हूँ, तो वो हॉरोस्कोप जब मिली तो मैंने उनकी मदर से पूछा, मैंने कहा जी आपकी बेटी शादी नहीं कर रही थी वो, तो उन्होंने मुझे हॉरोस्कोप दिखाई कि देखिए इसकी इसमें है या नहीं। मैंने कहा जी कोई फ्रेंड वगैरह किसके साथ ज़्यादा घनिष्ठता इसकी है, कोई आपके यहाँ आके रहती हो, ये उसके यहाँ जाती हो? तो कहते हैं हाँ जी, इसकी एक फ्रेंड आती है 10-10 दिन, हफ्ता 10-10 दिन इसके साथ रूम में सोती है, और ये भी जाती है उसके यहाँ, ये भी वहाँ जाके रह के आती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हॉरोस्कोप में मुझे ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये कुछ लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती है। कहते जी हमें भी यही लग रहा है, पर हम कह नहीं पा रहे थे, तो हमें भी कुछ ऐसे ही लगता है। तो आज तक उस लड़की ने शादी नहीं की। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है, और ये स्थिति चाहे आप ट्रांसजेंडर कह लीजिए, चाहे आप समलैंगिक कह लीजिए, चाहे आप और किसी स्थिति को, ये स्थितियां हॉरोस्कोप में लगभग क्लियर सी होती हैं। अच्छा। हर योग आपके हॉरोस्कोप के अंदर देखने को मिलेगा। अब वास्तु क्या रोल प्ले करता है? अगर ऐसा कोई योग, ऐसा कोई बीज आपके अंदर है, तो आपका खराब वास्तु उसको खराब तरीके से फलीभूत करेगा, उसका पेड़ बनाएगा, और अगर अच्छा वास्तु है तो वो उस बीज को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ये आपके बाय बर्थ आपके अंदर चीज़ें होती हैं कि आप इस तरीके का बिहेव करेंगे, वास्तु आपका या तो उसको ख़त्म कर देगा या उसको हवा दे देगा, बढ़ा देगा। लेकिन सर हर चीज़ अपने प्रासंगिक होने की, अपनी एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ देती है, और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो वास्तु को कहते हैं भाई फेक साइंस है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या इसका कोई प्रूफ है? जब ये बताया जाए भी हाँ ये प्रूफ है, इसलिए वास्तु प्रासंगिक है। सर देखिए, प्रूफ तो अब ये है कि एक साइंटिस्ट को आप ले आइए, मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं उसकी सारी स्थिति मैं बता दूंगा ना उसको, कि उसका घर क्या है, कहाँ है, कैसा है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं होगा कि अगर मैंने आपको आपके घर की स्थिति बता दी कि आपके घर की फेसिंग क्या है, आपके घर के अंदर क्या कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ कमरा है, उनमें क्या सामान पड़ा है,
तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? और यही हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो वास्तु फेक साइंस कैसे हुई सर फिर? मैंने तो आपको बोला ही नहीं, फेक साइंस आप बोल रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं सर ऐसा। लोगों को कहने दीजिए, कौन साइंटिस्ट है बुलाइए। विज्ञान में एग्जिस्ट नहीं करता है ना सर ये? क्या करता बात है? कर दी आपने सर। हम्म इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा? आज आपके जितने हॉस्पिटल, और सुनिए, हम्म मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की थी। जो कल्पना चावला थी, मैं आज तक वो वीडियो बना नहीं पाया। मैंने कई बार सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। अच्छा। जो कल्पना चावला का जब विमान इसका फायर किया जा रहा था, वो समय ठीक नहीं था। अच्छा। वो वास्तु ठीक नहीं था, और जिस वजह से पूरा प्रोजेक्ट वो धाराशायी हुआ। और मैं एक बार घर पे आया। जब घर आया तो मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैं खाना लगा दो, शायद 3 या 4 के बीच का टाइम होगा। तो मैडम टीवी देख रही थी, कहती जरा 1 मिनट, ये ना फ्लाई कर रहा है, इसको कोई सैटेलाइट छोड़ा जा रहा था, और मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी लगाती हूँ। मैंने देखा, उस टाइम ये बात बहुत पुरानी हो गई, ये बात हो गई शायद 2004 की, 2004 या 6-7 की बात होगी। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा इसको क्या देख रही है, तो अभी गिर जाएगा। तो कहते चलो देखने तो दो। 5-7 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हुआ और नीचे गिर गया। ये होता है सर वास्तु। और मजे की बात, आज नासा हमारे जितने हमारे एफएमरीज हैं सारे यूज़ करता है। सारे पंचांग हमारे यूज़ किए जाते हैं। उस पंचांग के हिसाब से वो अपने सैटेलाइट उस डायरेक्शन में और उतने बजे छोड़ता है। एक दिन नासा दिखा रहा था, नासा के बड़े उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमारा पंचांग बना हुआ था, जिसको फॉलो कर रहे थे। तो ये अल्टीमेटली साइंस है। और सब लोग जो ये इसको झूठा करार दे रहे हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो मेरे सामने बिठा दीजिए ना सर, किसी को बिठा दीजिए। अगर उसको नक्शा बना दिया, फिर तो क्या नहीं क्या, मैं उसका क्या क्या बता दूंगा, सोच ही नहीं सकते। और नहीं भी बनाएगा तो नक्शा हम बना देंगे ना उसके घर का। उसको बिठाइए सामने। जो साइंटिस्ट ये कहता है ना वास्तु कुछ नहीं होता, बिठा दो। तो सर क्या कोई कान में आता है बोलने के लिए कि ये बोल दो? हमने जिन सेट किए हुए हैं जी, वो बताता है। ठीक है। लेकिन सर कई व्यूवर्स ये भी जानना चाह रहे थे आपसे कि भाई जो ये वास्तु है, ये सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित है, घर तक सीमित है, या फिर इसके जरिए मैं स्टॉक मार्केट में भी सफलता हासिल कर सकता हूँ, इसके जरिए मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी सफलता हासिल कर सकता हूँ? क्या ये वहां भी काम करता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जान लीजिए, ये घर द्वार ओपन सब जगह वास्तु काम करता है। आप सफल होने चाहिए। अगर आप सफल हैं तो सब जगह सफल हैं, आप फेलियर हैं तो सब जगह फेलियर हैं। तो इसलिए आप कुछ भी, अगर आप सफल हैं, आप कोई भी काम करेंगे तो आप सफल हैं। और वो सफलता होने की हमारी गारंटी क्या होगी? आप घर बनाएंगे। अगर आपने घर उस हिसाब से बना लिया तो डेफिनेटली आप सफल हैं। तो आप कह रहे हैं कि घर अगर वास्तु संबद्ध है तो आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो आप बल्ले बल्ले। यस 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 यस। तो सर कई सारे जो अकल्ट्स में काम करते हैं, जो तंत्र विद्या में काम करते हैं, वो तांत्रिक भी क्लेम करते हैं कि भाई वास्तु एक्सपर्ट को छोड़ दो, वास्तु दोष तो मैं ठीक कर दूंगा। पॉसिबल है? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। उनके फरिश्ते नहीं कर सकते, वो तो क्या चीज़ है। देखिए सर, मैंने आपको बोला था कि शायद मेरा सोच, मेरी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। हम भगवान मानते हैं वास्तु एनर्जीज को। जो लोग कहते हैं ना, ये कोई भगवान एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऐसी फिगर एग्जिस्ट कर रही है जो इस संसार को चला रही है, वो हमारे हिसाब से वो एनर्जी चला रही है। उनके हिसाब से अगर कोई एनर्जी ऐसी चीज़ है, उसको ले आए ना, खड़ा कर दें, उसको बोले ले ठीक कर। नहीं कर सकता सर। इंसान इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि अगर किसी, जो कहा गया है कि उन्होंने भी अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया, तो उसको इंसान के रूप में आना पड़ा। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं सर। कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं। जो है इंसान है। अब ये कितना प्रचुर हो जाए, कितना बली हो जाए, वो अलग बात है। तो आप कह रहे हैं तंत्र मंत्र, सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह जल्दी उठना, हल्दी से नहाना, सब बेकार है? कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है। कुछ नहीं करना आपने।
मैं तो बार बार ये क्लेम करता हूँ कि आप एक वास्तुसम्मत घर बनाइए और रहिए। मुझे अभी एक हम जगह एक विज़िट करने गए थे, तो वहाँ मुझे एक सज्जन मिले, कहते जी मैं ऑरा चेक करता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। कहता जी आपकी कर दूँ? मैंने कहा कर दो। तो उन्होंने कुछ जो उनका सिस्टम होता है, जो टेक्निक होती है, उन्होंने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद उन्होंने कहते जी आपकी कुंडली जागृत हुई हुई है। मैंने कहा जी मुझे कैसे पता लगे कुंडली जागृत हुई हुई है? तो उसका कुछ खास सिम्टम होता हो तो मुझे पता लगे। कहते जी नहीं, आप जो बोलते हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो बचपन से है, कुंडली अगर मेरी आज जागृत हुई है तो ये तो बचपन से मेरे में आदत है कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। तो कहते जी नहीं, उसमें इस तरीके से होता है, उस तरीके से। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, तो खैर जो भी उन्होंने कोशिश की, उनकी अपनी साइंस थी। पर मैंने इस चीज़ से नोटिस किया कि मैं कोई एफर्ट नहीं करता, मैं सैर भी नहीं कर पाता, योगा तो बहुत दूर की बात है। तो अगर वो कुंडली जागृत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक घर में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, जिसमें 2018 में शिफ्ट हुआ हूँ, एक अच्छे वास्तु में। अदरवाइज मैं रिसर्च में था, खराब घर लेके रहता था। तो और मेरे से काफ़ी मेरे जो कर्म थे, काफ़ी ख़राब कर्म भी होते थे उस टाइम पे। कुछ डिसीजन ऐसे गलत ले लेने, ये करना वो करना, तो होता था। तो आज मैं अपने आप को समझता हूँ कि आज मैं बेटर हूँ, और जो मैं सोचता हूँ इधर सोचता हूँ उधर हो जाता है, इधर सोचता हूँ उधर हो जाता है। वैसे कुंडली जागृत कहें, इसे कुछ और कहें, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सर आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी फैन फॉलोइंग आपकी पुरुषों की है, उससे कहीं ज्यादा महिलाएं आपको फॉलो करती हैं। वो फैन फॉलोइंग बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये वास्तु वाला जो एरिया है, ये सिर्फ महिलाएं समझे या पुरुषों को भी इसमें रोल निभाना चाहिए? सर एक चीज़ बता दूं, अगर इस दुनिया में कोई त्रस्त है वो महिलाएं हैं। उनके पास समय है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए सोच सके। पुरुषों के पास, वो चाहते तो हैं पुरुष, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस बारे में सोच सकें। और जो माँ अपने बच्चों के, अपनी औलाद के बारे में सोच सकती है ना सर, पुरुष कर सकता है और माँ सोच सकती है, तो वो माँ ही है सर। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए जो माँ कर सकती है, जो औरत कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। तो शायद इसीलिए वो मेरे फॉलोइंग आपकी में फैन फॉलोइंग की लिस्ट में Yes. है। ठीक है सर। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ही समझाते हैं सर, देखिए आपके घर का टॉयलेट और किचन की गलत प्लेसमेंट पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह है, ऐसा ही है क्या सर? देखिए, अगर किचन साउथ में है तब तो पति पत्नी क्या, वो सबके बीच में झगड़े का कारण है। अच्छा। आप जो फूड खाएंगे वहाँ बना हुआ, वो आपको सबको बीमार कर देगा, सबके दिमाग को बीमार कर देगा और झगड़े का कारण बनेगा। बाकी रही टॉयलेट की बात, तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। हम टॉयलेट को क्यों इतनी अहमियत देते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैंने हर डायरेक्शन का टॉयलेट यूज़ किया हुआ है, और एक साल नहीं, 2-2.5 साल मैं बताया था, हम रिसर्च 2.5 साल करते थे एक ऑब्जेक्ट की, 2.5 साल उस पर रिसर्च करते थे। उसके जो परिणाम आते थे हम उनको नोट करते थे। तो मैंने हर डायरेक्शन के टॉयलेट को यूज़ किया हुआ है जी। मैं एक जगह था, वहाँ पे दीमक लग गई। ओके। और दीमक भी मुझसे साउथ में लगी। तो जब वहाँ दीमक लगी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन आया हो, मेरे सिस्टम में कोई परिवर्तन आया हो, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई आया जब, तो कहता दीमक लगी हुई यार, इसको हटा दो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा मैं 1 साल और ट्राई करूँगा कि इसकी वजह से क्या कोई इम्पैक्ट मेरे ऊपर आता है। जबकि हम दीमक को ये समझते हैं कि दीमक, जिस घर में दीमक लग गई, उस घर में, उसके जीवन में दीमक लग गई। तो मैंने उसको वहाँ 1 साल और ट्राई किया। जब 1 साल मैंने और ट्राई किया, और जो मेरे को क्या हुआ उस टाइम पे, मुझे स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके। अब मैंने कहा अब डॉक्टर के पास बाद में जाऊँगा, पहले मैं इस दीमक को हटाऊँ। मैंने उस दीमक को रिमूव किया। मेरे रिमूव करने के, आप समझ लीजिए, महीने भर में मेरी वो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई अपने आप। तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आसपास क्रिएट होता है, अपने आप आता है, या हम बनाते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं
और जब वो नहीं था क्या थे, और जब उसको हटा दिया गया तो क्या है। तो इस तरीके से हम इसकी रिसर्च करते थे। तो जब तक हम रिसर्च में रहे, बड़े त्रास में रहे, और जब से ऐसे ही हमने हाउस चेंज किया तो उसके बाद तो हम समझ लीजिए कि मतलब हम पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे। सर, अगर टाइम की बात करें तो हमारे जीवन में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम से जुड़े हुए मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर। मैं एक घर में रह रहा हूँ, उसके अच्छे परिणाम, मतलब वास्तु सम्मत घर में मैं रह रहा हूँ, उसके अच्छे परिणाम मुझे जल्दी मिलेंगे, या मैं खराब वास्तु वाले घर में रह रहा हूँ, उसके नुकसान जल्दी मिलेंगे? दोनों चीजों में से जल्दी क्या होगा? नुकसान, नुकसान जल्दी होगा। क्यों? आप घर में 2, 3, 4 लोग होते हैं, किसी ना किसी का समय लगभग खराब चल रहा होता है। जिस दिन आपका चारों का समय बढ़िया हो गया, उस दिन तो लॉटरी है, आप खराब घर में रह रहे हैं तो भी। तो अब किसी ना किसी का समय खराब होता है और घर आपका खराब है, तो सबसे पहले ये काम होगा कि आपको खराबी ज़्यादा मिलेगी, नुकसान ज़्यादा होगा। और आपका अगर अच्छा हाउस है, उसके इम्पैक्ट धीरे धीरे आएंगे, पर जब आएंगे बड़े स्टेबल आएंगे, स्थिर परिणाम आएंगे। और फिर आपका समय खराब भी आ जाए, आपको महसूस नहीं होगा। जो बुराई है वो बहुत जल्दी सामने आती है। किसी खराब वास्तु वाले घर में मैं चला गया तो कितने दिन में हम टाइम फ्रेम तय कर सकते हैं कि इतने दिन में हमें आभास होने लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है? डिपेंड करता है जी आप कितने खराब वास्तु में हैं। अच्छा। एक घर में क्या हुआ, हम उस घर में शिफ्ट हुए और शिफ्ट होने के शायद 4-5 महीने, हाँ मुश्किल से 4 महीने लगे होंगे कि हम सब में झगड़े शुरू हो गए, बंटवारे शुरू हो गए, सारे काम ठप हो गए, और हम जो है एक तरीके से सड़क पे आ गए। तो अगर बहुत ख़राब वास्तु है तो ये पोजीशन होती है। ओके। अगर कम ख़राब है तो स्लो चलता है, अगर बहुत कम ख़राब है तो और लंबा टाइम लगता है। दूसरा, आपके पास एनर्जी जो जुड़ी हुई एनर्जी है, संचित एनर्जी है, संचित कर्म है, वो कितने पावरफुल हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ओके। आपको महसूस ही नहीं होगा आप खराब वास्तु में जी रहे हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जो खराब वास्तु होता है, उसके बाद भी कहते हैं हम तो बहुत फिट हैं जी। तो इसलिए ये वेरी करता है। सर, वास्तु को लेके जब हम बात करते हैं तो सर एक वस्तु है जो बार बार चर्चाओं में रहती है, हालांकि आप उसे टूल कहते हैं, हमारा प्यारा झाड़ू। सर, इस झाड़ू को लेके, जैसे मेरी माँ भी थी तो वो कहा करती थी भाई रात को झाड़ू मत मारो, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जैसे हम कभी झाड़ू को सीधा खड़ा कर देते थे तो भी समझाती थी कि भाई झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ होटल्स में, मॉल्स में सब झाड़ू स्टैंड पे लगे हुए हैं। तो कई कई कंफ्यूजन होता है कि भाई वो जो हम इतने दिन से, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं वो ठीक है, या एक वास्तु एक्सपर्ट जो हमको कह रहे हैं भाई झाड़ू है, झाड़ू को झाड़ू जैसा रहने दो। देखिए, झाड़ू क्या काम करता है, घर का कूड़ा संगेर के बाहर ले जाते हैं। अब रात में इसलिए मना करते थे कि घर की कोई कीमती चीज उस कूड़े के अंदर बाहर ना चली जाए, दिन में करेंगे तो दिख जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वास्तु 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 की जो चर्चा शुरू हुई तो उन लोगों को एक ये शोशा मिल गया कि जी झाड़ू ऐसे खड़ा कर दो, झाड़ू लिटा दो, झाड़ू को ये कर दो, झाड़ू को वो कर दो। अल्टीमेटली टूल है, कोई संबंध इसका नहीं है, ये टूल है। आपका कोई भी टूल अगर साउथ में होगा आपके लिए दर्दनाक बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। उसको नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में रखिए ना, वो कभी आपको तंग नहीं करेगा, लंबा चलेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, घर साफ सुथरा रहेगा। आप रख दीजिए झाड़ू को साउथ में, आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, घर में गंदगी मची रहेगी। तो अगर आपने घर को ठीक साफ सुथरा रखना है तो अपने टूल जितने भी हैं, कोई भी टूल आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, बढ़िया काम करेगा। तो ये मिथ है कि जी झाड़ू से कोई आपका भाग्य बदलता है, झाड़ू आपके भाग्य पे असर करता है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। तो झाड़ू पे कोड लिखने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, लेकिन सर जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो क्या करे, वो यही करेगा ना, झाड़ू, बेलन, चकला, इन सब पे बात करेगा। तो हमें तो ये सब चीज़ें ना हमें पता है, ना हम इस पे बात करते हैं। हमें तो बेसिक पता है कि एक कार का अगर टायर पंचर है तो कितनी दूर चलेगी, और अगर उसकी स्टपनी उसमें नहीं है
तो भय बना रहेगा आपको कि हाँ यस, अगर पंचर हो गया तो मैं क्या करूँगा। हम बेसिक बात करते हैं, हम यही बात नहीं करते कि कार का रंग ऐसा हो वैसा हो, इसमें ऐसा है वैसा है। आप कर दीजिए ना अपने साउथ में कार खड़ी, आप देखिए तमाशा, वो कहेगी मैं नहीं जाती। तो इसलिए साउथ में आपके टूल नहीं चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अपने टूल रखिए ना, कार खड़ी कीजिए फर्स्ट क्लास चमकती हुई कार। और मजे की बात, अगर आपका गराज साउथ में है, साउथ में कार खड़ी कर दी, बदल नहीं पाएंगे आप कभी। आप सोचेंगे मैं नई गाड़ी ले लूँ, नया मॉडल आया ले लूँ, नहीं सर, मतलब ही नहीं, वो बदलने ही नहीं देगी, वो चलती रहेगी सालों साल घिसड़ 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 चलती रहेगी। अब उसने कहाँ असर किया? आपके फाइनेंशियल्स पे। तो कहेगी इसके पैसे मत आने दो, पैसे आ गए तो नई गाड़ी ले लेगा, इसके पैसे मत आने दो। आपके फाइनेंशियल्स लूज हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, आप गाड़ी नहीं बदल पाएंगे। ऐसे ही हर चीज़ का है। जो चीज़ आपने साउथ में रख दी, आपने वॉशिंग मशीन लगा दी साउथ में, वो घिसड़ घिसड़ चलती रहेगी, आपको नई मशीन नहीं लाने देगी। तो अपने जितने टूल हैं नॉर्थ ईस्ट में रखिए, चेंज होते रहेंगे फटाफट फटाफट, आपके फाइनेंशियल्स फिट रहेंगे। ठीक है। लेकिन सर कोई 2 BHK में रहता है और चाहता है 3 BHK में चला जाऊं, कोई 3 BHK में रहता है चाहता है 4 BHK में चला जाऊं। आप लो 4 BHK 5 BHK के, आप सिंगल BHK में रह रहे हो ना, आप खाब लो ना सर। आप सिंगल BHK ऐसा ले लो कि वो आपको 5 BHK में ले जाएगा। ये घर है सर, आपका वास्तु है, सब कुछ कर सकता है। आप परिकल्पना करो, कुछ भी सोच लीजिए, सब आपका वास्तु करवा देगा। वास्तु फिट होना चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि भाई हम तो दिन रात काम करते हैं तो भी पैसा नहीं आ रहा, और कोई बैठे बैठे पैसे ही पैसे कमा रहा है। काम तो सर वो लेबर भी करती है, सारा दिन बेचारे सड़क खोदते हैं, और शाम को ठेकेदार नहीं आता, पैसे नहीं मिलते, पूरा परिवार भूखा सोना पड़ता है। काम तो वो भी करते हैं। काम करने से धन आना, काम करने से मकान आना, ये गलत सोच है। आजकल तो सब चीज़ें खुल के बाहर आ गई हैं। आजकल बोलते हैं वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है सर, आपको वर्क नहीं करना, आपको गधे की तरह काम नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आप वैसे कीजिए ना, रात दिन काम करने की किसको ज़रूरत है? एक तो ये। दूसरा, मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं जी हम कहते हैं बड़े भाग्यवान हैं, आपके सामने सब कुछ थाली में सज के आया। कहते नहीं, कहाँ सर, हमने बड़ा संघर्ष किया है। मैंने कहा जी, संघर्ष में आपने दीवारों में सर मारे थे क्या? आपने संघर्ष तभी किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको मौके मिले। कहते हैं हाँ वो मिले। यस, संघर्ष भी वही आदमी करेगा जिसको मौके मिलेंगे। जिसको बेचारे को मौके ही नहीं मिल रहे, वो क्या संघर्ष करेगा? तो इसलिए सर, आपका वास्तु अगर ठीक है, वो मौके मिलेंगे, धड़ाधड़ कर किए जाओ ना जो मर्जी। आप मकान बनाओ, 4 BHK बनाओ, 5 BHK बनाओ, फार्म हाउस बनाओ, जो बनाना बनाओ। ठीक है सर। कोई भी वास्तु संबंध दिक्कत जब होती है तो अक्सर जो क्लाइंट है वो सोचता भाई किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाऊंगा तो पहले वो कहेगा भाई ये दीवार तोड़ो, वहां से छेद करो, वो जीना तोड़ दो, वो दीवार तोड़ दो, वो खिड़की तोड़ दो। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई बिना तोड़े फोड़े हम कर देंगे, उसको लोग कहते हैं ये मार्केटिंग ट्रिक है, कुछ नहीं होता है। यस, वो मूर्ख बना रहे हैं आपका, जो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कर रहे हैं। हकीकत क्या है मैं बताता हूँ। मैंने अक्सर बताया, हमारे पास 4 चीजें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। आपकी लैंड फिक्स हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका स्ट्रक्चर फिक्स हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी इंटरनल सेटिंग यस ओपन है, आप कर सकते हैं। आपकी सराउंडिंग, आप पड़ोसी को नहीं कह सकते तो अपना घर तोड़ दे, वो फिक्स हो चुकी है। आपकी ये 70% वास्तु आपका फिक्स हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इस 70% हम बदल दें तो सर कहना ही क्या। हमारे पास सिर्फ बचता है आपका इंटरनल सेटिंग। बिना तोड़ फोड़ के हम सिर्फ इंटरनल सेटिंग चेंज करके आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो सर आपको सर्जरी तो ज़रूरी है, तोड़ फोड़ तो काट छांट तो करनी ही पड़ेगी, पर आपके इंटरनल सेटिंग से रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आते हैं।
और वो आपको 30% 40% रिजल्ट मिल सकते हैं। सर, आप कई पॉडकास्ट में कहते हैं कि देखिए जो वास्तु है वो भारत की देन है और भारत की विरासत का हिस्सा है। लेकिन सर, इस वास्तु का क्या हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए? क्योंकि अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो आर्थिक लिहाज से हमें वैश्विक मानचित्र पे टॉप पे होना चाहिए था। लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो वास्तु वास्तु नहीं मानती हैं, लेकिन वो टॉप पे हैं सर। हम नहीं कर पाए क्या यूज? उनको ज़रूरत नहीं ना सर। अगर हम भारत का वास्तु देखें, इंडिया का वास्तु देखें, तो पहले क्या था, इंडिया हम वास्तु में एक चीज़ कही गई है कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है एक्सटेंडेड होना चाहिए, बड़ा होना, विशाल होना चाहिए, और आपका साउथ वेस्ट छोटा होना चाहिए। पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा था, हमारा सारा अफगानिस्तान जैसे अखंड भारत की आज संज्ञा दी जाती है, वो बहुत बड़ा था। और धीरे धीरे वो कटता रहा। क्यों कटता रहा? क्योंकि हमारे जो साउथ में समुद्र है, तो साउथ हमारा जाके कोनिकल सा हो गया, वहाँ पे समुद्र है। तो इस वजह से हमारा जो भारत का, आप कह लीजिए कि इसका वास्तु, अपना वास्तु खराब है, और इसी वजह से ये आज पनप नहीं पाया। और लोग जो है बिना वास्तु के भी खुशहाल हैं। आप देखिए, मुंह में पानी आता है देख के। अगर हम बात करें अमेरिका की, बात करें कनाडा की, वहाँ के जब हम हाउस देखते हैं तो इतने दूर दूर हाउस बने हुए हैं, इतनी बड़ी लैंड है। यहाँ सब आपस में ही हम झगड़ रहे हैं। यहाँ कभी हम वोटों के पीछे पड़े रहते हैं, कभी हम हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़े रहते हैं, कभी हम कोई और सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। वहाँ उन लोगों को सिर्फ एक ही समस्या आती है कि उनके यहाँ जो बेसमेंट बनाने की, कंपलसरी बेसमेंट बनानी है, वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज वहाँ उसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। वहाँ पैसा है, काम है, सब कुछ है। वहाँ उनके बेसमेंट की वजह से उनके बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज अभी हमने एक हाउस किया, तो वहाँ जब हमने नॉर्थ अमेरिका देखते हैं हम, तो वहाँ पे वो बेसमेंट नहीं बन ही नहीं सकती। वहाँ की लैंड जो है सॉफ्ट है, तो वहाँ खुदाई नहीं हो सकती। साउथ अमेरिका में बेसमेंट बनती है। तो इस तरीके से वहाँ कुछ थोड़ा सा ये विरोधाभास है, और उस साइड रहने वाले ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए ये जो अल्टीमेटली क्या होता है, ये वास्तु का कारण होता है कि हम विदेशों में लोग खुशहाल रहते हैं, दूर दूर घर बने होते हैं, वुडन हाउस बने होते हैं, कंक्रीट के हाउस नहीं होते, बहुत कम कंक्रीट यूज़ होती है वहाँ पे। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। लेकिन सर, भारत में कोई भी व्यापार अपना शुरू करता है, फैक्ट्री डालता है, तो पहले वो वास्तु एक्सपर्ट को बुलाता है, वास्तु कराता है, या कोई भी हम नई शुरुआत करते हैं। लेकिन सर, बाहर के तमाम जो ब्रांड्स हैं, चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, बिना वास्तु किए टॉप ब्रांड है। सर मैंने बताया ना, सबसे बड़ा वास्तु क्या है? सबसे बड़ा वास्तु है लैंड। आपके पास बहुत बड़ी लैंड है, तो सर जितनी बड़ी लैंड है, जितना बड़ा खेत है, उतनी तो उपज निकलेगी उसमें से। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लैंड है वहाँ पे। अभी मेरे को एक अमेरिका में है, एक शायद 2 एकड़ जगह है, उसके अंदर एक मॉल है, जो मॉल फेल हो गया है, चल नहीं पा रहा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि अपनी योग्यता, स्ट्रेटजी और आपका भाग्य। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, इनके ऊपर गाज गिरी है। अमेरिका में भी वही हुआ था। परंतु फिर भी हमारे पास स्कोप होता है कि हम उसको वास्तु के हिसाब से कुछ करके चला दें। तो अभी शायद हमें जाना होगा वहाँ पे, तो अभी विज़िट है हमारी। तो उसके बाद उसका डेफिनेटली हम उसके अंदर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल देंगे कि यस वो चले। तो इस तरीके से लैंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने गूगल की आप जो बात कर रहे हैं, आज उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट लेवल। जब आप सैटेलाइट को हम एक परिधि से ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर उससे ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अपने आप ही घूमता रहता है। तो सेम ये सैटेलाइट लेवल है गूगल वगैरह का, जो अंबानी हो गए, गूगल हो गया, ये सब इस तरीके के, ये सैटेलाइट लेवल है। तो ये अब इनकी ग्रोथ अपने आप हो रही है, अपने आप फैलते जा रहे हैं। एक पेड़ है जो कभी छोटा हुआ करता था, आज वो फैला, उससे बड़ा, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वो कंडीशंस होती हैं इनकी। अब उनमें वास्तु कोई ज़्यादा असर करता नहीं, क्योंकि जो मेन वास्तु होता है वो ओनर के ऊपर होता है कि ओनर की स्थिति क्या है। हालांकि अभी पीछे हमें सुनने को मिला, वो जो टेस्ला के मालिक हैं क्या हैं, जो सैटेलाइट वगैरह भी छोड़ने लग गए हैं जी, तो उनका बेटा था, जवान बेटा था, 15 साल का या 20 साल का क्या था, तो उसकी भी डेथ हुई। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं है, परेशानियां सबके जीवन में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्थिति हो सकती है। हो सकता है उसके पीछे कारण वास्तु।
तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ असर नहीं करता, वहाँ असर करता है। हाँ, वहाँ महसूस नहीं होता उन लोगों को, क्योंकि इतनी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है जी। सर, जब इस कंपैरिजन की आप बात करते हैं तो आंकड़े ये बताते हैं सर, यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो, वहाँ के लोगों की उम्र और सेहत भारत के लोगों से अच्छी और बेहतर- लंबी होती है। बेहतर है, यस। वो कोई वास्तु नहीं करते, हम वास्तु में मरे जा रहे हैं, नहीं। तब भी जल्दी मर रहे हैं सर। वो बात तो आपकी, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जनरली वहाँ वास्तु नहीं चेक किया जाता। कुछ स्पेशल लोग हैं जो करते हैं। हम जापान में भी करते हैं, न्यूजीलैंड में भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, पर वहाँ की उम्र लोगों की ज़्यादा है, ज़्यादा स्वस्थ हट्टे कट्टे लोग नजर आएंगे आपको। ये मिट्टी की टेंडेंसी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप देखिए इनमें कहीं ना जी ऐसी स्थिति नहीं है कि एक साइड से छोटे एक साइड से बड़े हैं। अगर हम जापान की बात करें, वो एक शेप है, लंबी सी शेप है, उसके चारों तरफ पानी है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, उसके चारों तरफ पानी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसके चारों तरफ पानी है, समुद्र है। तो ऐसी स्थिति है। सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा है जिसके अंदर आप रशिया तक कहीं आपको जल स्रोत नहीं मिलेगा, समुद्र नहीं मिलेगा। रशिया के बाद भी आइस है सारी। तो इसलिए हिंदुस्तान की पोजीशन, अगर वास्तु देखा जाए हिंदुस्तान का, तो बहुत बढ़िया वास्तु नहीं है। ठीक है सर, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं सर जेब खाली रहती है, थोड़ी सी जेब भर जाए। जरूरी है। तो जेब आज भर जाए सर, कुछ बता दीजिए गारंटी के साथ। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं सर। नहीं सर, आज मैं आपको वास्तु से हट के एक टिप दे रहा हूं। अपनी काबिलियत बढ़ाओ। कुछ मत करो, काबिलियत बढ़ाओ। इंतजार करो लेटर सुनर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो सर काबिलियत बढ़ाओ। काबिलियत होने के बावजूद भी सर कई बार मोर जंगल में नाचता रह जाता है सर, पता नहीं चलता लोगों को। बेशक सर, काबिलियत जरूर काम करती है। आपका वास्तु कितना ही खराब हो, काबिलियत तो भी थोड़ी काम करेगी। तो इसलिए सर काबिलियत बढ़ाओ। ठीक है, काबिलियत बढ़ाओ और पॉडकास्ट में महेश जी को बुलाओ। जी। तो सर अगले पॉडकास्ट में आप आ रहे हैं मेरे? बिल्कुल आ रहे हैं सर। ठीक है सर, महीने में एक बार मेरी इस पॉडकास्ट पे आपसे मुलाकात होती है। जी। थैंक यू सो वेरी मच सर, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करना होगा, इस वादे के साथ कि हम हमेशा आपके साथ हैं। स्थितियां कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सिर्फ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।